नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिशन कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे आपका यूपी स्पेशल के बारे में। आपका जो भी एग्जाम है वो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर टॉपिक कराया जा रहा है। सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, फैक्ट हैं, वो सभी आपको देख के जाने हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है तो यहाँ पर पूरा कंप्लीट यहाँ पर टॉपिक हम लेने जा रहे हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो पहला टॉपिक यहाँ पर है कुछ इम्पोर्टेंट जैसे आपके जगह के नाम, स्थान, जैसे चुनारगढ़ जो आपका है। चुनारगढ़ किसके लिए फेमस है? तो चुनारगढ़ आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो आपका, देखो ये वीडियो जूनियर असिस्टेंट या यूपी ट्रिपल एस सी मेंस का कोई भी एग्जाम हो वो देख के जाना। यहाँ से आपको अगर 15 नंबर का यूपी स्पेशल आ रहा है तो यहाँ के 12 से 13 सवाल आपको इसी वीडियो से मिलेंगे। ठीक है, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ठीक है, ना मिले तो कमेंट बॉक्स में आप जो भी कहना हो कह देना। ठीक है चलो, चुनारगढ़ जो है वो कहाँ पर है? तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के चुनार में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? चुनार में स्थित है। ये इस गढ़ के अंदर सोनवा मंडप तथा 52 खंभा और शौर घड़ी तथा भर्तहरि की समाधि आदि दर्शनीय विरासतें हैं। तो भर्तहरि की आपकी जो है समाधि कहाँ पर मिलेगी? चुनारगढ़ में मिलेगी। ठीक है, शौर घड़ी कहाँ पर मिलेगी? चुनार में ही मिलेगी और 52 खंभा कहाँ पर मिलेगा? तो 52 खंभा भी सोनवा मंडप ये भी आपका यही सब चुनार में ही मिलेगा। ठीक है, चलो सारनाथ। तो यार यहाँ से बहुत सवाल पूछा गया है कि आपका वाराणसी जिले में स्थित है यूपी के, और यहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश 5 ब्राह्मणों को दिया था। इसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। इसका इसका अन्य नाम बौद्ध साहित्य में आपका ऋषपत्तन भी कहा जाता है। ठीक है, लखनऊ महानगर की अगर बात करते हैं तो 1775 में नवाब आशफुद्दौला ने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित करी थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप ध्यान रखना कि किसने, तो नवाब आशफुद्दौला ने क्या करा था? फैजाबाद से इन्होंने अपनी राजधानी को लखनऊ बनाया था। ठीक है, किसने बनाया था? आशफुद्दौला ने। कब बनाया था? 1775 में बनाया था, और राजधानी को नियोजित के रूप में विकसित किया था। ठीक है, आगे ब्रिटिश रेजिमेंट हरकोर्ट बटलर ने क्या किया था? हरकोर्ट बटलर ने भी इसके विकास में योगदान दिया था। लखनऊ नगर निगम के सिटी डेवलपमेंट प्लान 2006 के अनुसार महानगर के लगभग 55% भूभाग पर रिहायशी क्षेत्र आपका विस्तृत है। ठीक है, रिहायशी क्षेत्र आपका विस्तृत हो जाता है। ठीक है भाई, दयाल बाग अगर बात करते हैं, दयाल बाग आपका कहाँ पर? दयाल बाग आपका आगरा में पड़ता है, और ये किसके लिए फेमस है? तो आपका राधा स्वामी पंथ से संबंधित हो जाता है। कालिंजर किला जो आपका यहाँ पर कालिंजर के जो आपके जो बांदा में पड़ता है, कालिंजर के जो जंगल है वहाँ पर आपका हीरा भी मिलेगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित है कालिंजर किला, और बुंदेलखंड का ऐतिहासिक और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण किला हो जाता है। प्राचीन काल में यह जो है जेजाक भुक्ति साम्राज्य के अधीन था। कौन था भैया? तो कालिंजर का किला। ठीक है, 1569 में अकबर ने इस किले को जीत लिया और बीरबल को उपहार स्वरूप दे दिया था। देख रहे हो, यह कालिंजर वाला जो किला है बीरबल को उपहार के रूप में मिला था। किसने दिया था? अकबर ने दिया था। कब जीता था? 1569 ईस्वी में जीता था। ठीक है, उत्तर प्रदेश दिवस की अगर हम बात करते हैं तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। इस दिन आपका 1950 में तत्कालीन यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उन्हें संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। कब? 1950 में कर दिया गया था। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी दो 24 जनवरी जो आपका 2018 से ओडीओपी की शुरुआत होती है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की शुरुआत होती है। ठीक है, 2018 से प्रदेश सरकार, ये अच्छा लिखा तो है प्रदेश सरकार 2018 में प्रथम बार उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया था। यूपी दिवस मनाने का प्रस्ताव राज्यपाल राम नाईक ने दिया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय आपका लखनऊ में स्थित है। इसका सन पूछा गया था, 1957 में है। ठीक है, मोतीलाल नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा खोला गया था। कहाँ पर है आपका? ये लखनऊ में है। स्थापना कब होती है? 1957 में स्थापना इसकी होती है भाई। ठीक है, कुछ जितने भी चीजें बता रहे हैं वो सारी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका महर्षि वाल्मीकि आश्रम आपका बिठूर में देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर बिठूर जो है गंगा नदी के तट पर स्थित है। के कानपुर शहर से लगभग आपका क्या है 21 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। ठीक है, पौराणिक कथाओं के अनुसार चित्रकूट में श्री वाल्मीकि आश्रम है। ठीक है, कथाओं के अनुसार है ये। ठीक है, ओके।
भारत माता मंदिर की अगर बात करते हैं तो वाराणसी में स्थित है। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के परिसर में स्थित है। हो सकता है इस बार ये पूछ ले कि कहाँ पर, तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के परिसर में स्थित है। ठीक है। इसका निर्माण बाबू शिव प्रसाद गुप्त व शुभारंभ महात्मा गांधी द्वारा 1936 में किया गया था। ठीक है, 1936 वाला वही आपका किसान सभा वाला। ठीक है, तो यहाँ पर बाबू शिव प्रसाद गुप्ता ने क्या किया था, इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, और यहाँ पर काशी जो आपका महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ परिसर में स्थित है, क्या स्थित है, भारत माता मंदिर स्थित है। भारत कला भवन की अगर बात करते हैं तो भारत कला भवन संग्रहालय जो आपका है वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में अवस्थित है। चित्रकला के विकास में इसका आपका महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है। ठीक है, आपको इतना ही याद रखना है ये कहाँ पर है। ठीक है, अल्फ्रेड पार्क की बात करते हैं तो अल्फ्रेड पार्क वही है जहाँ पर क्या हुआ था, चंद्रशेखर आजाद ने अपने बाप को खुद को गोली मार ली थी जब अंग्रेजों से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए थे। कंपनी बाग यानी प्रयागराज में स्थित है। ठीक है, और अल्फ्रेड पार्क में ही आपका वो उसने क्या करा था, अच्छा वो मिंटो पार्क में पढ़ा था। ठीक है, इसी पार्क में ब्रिटिश पुलिस व चंद्रशेखर आजाद के मध्य मुठभेड़ हुई थी और चंद्रशेखर आजाद ने पिस्तौल में एक गोली ही बची थी, ये इन्होंने बताया था, जस्ट मतलब अभी बता रहे थे, गोली दाग ली थी और शहीद हो गए थे। स्वतंत्रता के बाद इस पार्क का पुनः नामकरण चंद्रशेखर आजाद के नाम पर चंद्रशेखर पार्क रखा गया। सरदाना अगर बात करते हैं तो सरदाना क्या है, तो सरदाना बेगम समरू ने एक महत्वपूर्ण सेम बेगम समरू ने एक अति महत्वपूर्ण चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरदाना में करवाया था। किसने, बेगम समरू ने करवाया था। ठीक है, जैसे आपको आशफुद्दौला याद रखना है। ठीक है, उसने आपका 1775 में अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ बनाई थी। ठीक है, तो मेरठ के निकट आपका सरदाना में करवाया था। इसके पति एक यूरोपीय वॉल्टर रेनहार्ट शाम्ब्रे थे। इन्होंने कई रियासतों को सैन्य सेवाएं प्रदान की थी। ठीक है, अपने पति की मृत्यु के पश्चात बेगम शमरू सरदाना के शासिका बनी थी। कौन, बेगम शमरू जो है वो सरदाना की शासिका बनी थी। ठीक है, चलो भाई आगे बात करते हैं। यहाँ पर अंग्रेजों ने 1780 ईस्वी में बनारस के शासक राजा चेत सिंह को अधीनता के लिए बाध्य किया था। ठीक है, किसको, बनारस के शासक जो था कौन, राजा चेत सिंह था, और आपका 1780 की बात हो रही है। शुजाउद्दौला के बाद में आशफुद्दौला व फिर आपका 1797 ईस्वी में उसका भाई शहादत अली अवध का नवाब बना था। ठीक है, आपको इतना याद रखना, शहादत अली ने 1801 ईस्वी में सुरक्षा की गारंटी के बदले अंग्रेजों को प्रयागराज क्या किया था, प्रयागराज, गोरखपुर क्षेत्र, रुहेलखंड क्षेत्र, कानपुर, फतेहपुर, इटावा, एटा, दक्षिण मिर्जापुर, कुमायूं क्षेत्र को सौंप दिया था। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। अंग्रेजों ने 1803 में मराठों को पराजित कर अलीगढ़, मेरठ, आगरा, बांदा, हमीरपुर, जालौन आसपास के समूचे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, आगरा पर अधिकार कब किया, 1803 में, बांदा पर, हमीरपुर, जालौन आसपास के समूचे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। बस यहाँ से आपको इतना ही याद रखना है। ठीक है, चलिए। यूपी का संपूर्ण क्षेत्र कई वर्षों तक आपका बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन रहा। ठीक है, यहाँ गवर्नर जनरल का शासन था। 1833 में इस क्षेत्र को आगरा प्रेसिडेंसी के रूप में अलग पहचान मिली और यहाँ एक अलग गवर्नर की नियुक्ति हुई। ठीक है, 1757 ईस्वी तक उत्तर प्रदेश 5 स्वतंत्र राज्यों में विभक्त हो चुका था, जहाँ पर आपका बरेली व मेरठ के उत्तर भाग में पठान सरदार नाजिफ खान का राज्य था। मेरठ तथा दोआब क्षेत्र में रुहेलखंड में रुहेल शासक रहमत खां का साम्राज्य था। ठीक है, थोड़ा डीप है, ये आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर लोगे। मध्य जो आपका है, मध्य वाला क्षेत्र था, मध्य दोआब क्षेत्र में फर्रुखाबाद के नवाब का राज्य था और वर्तमान अयोध्या, लखनऊ और सुल्तानपुर, जौनपुर, बाराबंकी, श्रावस्ती जिलों का पर अवध के नवाब शुजाउद्दौला का अधिकार था, शासन था। ठीक है, बुंदेलखंड की बात करते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र झांसी, ललितपुर, जालौन, चित्रकूट आदि जिलों पर मराठों का अधिकार था। यानी बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र था उस टाइम पर मराठों का इस पे अधिकार था। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं। यहाँ से कुछ चीजें और बची हैं क्या अगर, हाँ चलो यहाँ पर देख लेते हैं। किसान आंदोलन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश किसान सभा की बात करते हैं। 1857 के विद्रोह पर
पर नियंत्रण पा लेने के बाद अंग्रेजों ने अवध के तालुकादारों को भूमि लौटा दी। ठीक है भाई, उस पर किसानों से अधिक लगान वसूली के लिए दबाव बनाया। ठीक है, अच्छा, तालुकादारों को भूमि लौटा दी, जो फिर उनसे क्या करा, कह रहा है कि किसानों से अधिक लगान वसूली के लिए दबाव बनाया गया। हाँ भैया, इस परिप्रेक्ष्य में मदन मोहन मालवीय ने और गौरी शंकर मिश्र तथा इंद्र नारायण द्विवेदी की प्रेरणा से फरवरी 1918 में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन हुआ। अब यहाँ से आपका सवाल बनेगा, कब हुआ? 1918 में हुआ। क्या हुआ? उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन हुआ। किसने किया? मदन मोहन मालवीय, गौरी शंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी ने किया। ठीक है, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, जौनपुर इस आंदोलन के केंद्र है। ये कौन कौन? प्रतापगढ़, इलाहाबाद, जौनपुर। ठीक है, झिंगुनी पाल सिंह व दुर्गपाल सिंह के बाद बाबा रामचंद्र ने इसे विस्तार देने का, तो यहाँ से भी पूछा गया है। ठीक है, बाबा रामचंद्र किससे संबंधित है? तो आपका यही आंदोलन था, कौन सा? किसान आंदोलन, यूपी का किसान सभा। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू और गौरीशंकर मिश्र जैसे नेताओं का इनको सहयोग प्राप्त था। ठीक है भाई साहब, चलो अब देख लेते हैं 1857 की क्रांति, और यहाँ से आपके क्या क्या सवाल बनते हैं। सारे सवाल हमने यहाँ पर ले लिए। ठीक है, तो लखनऊ केंद्र था, और यहाँ से बेगम हजरत महल आपका और बिरजिस कादरी यहाँ पर नेतृत्व कर रहे थे, और यहाँ पर कॉलिन कैंपबेल ये दमन करने के लिए अंग्रेज अधिकारी बनाया गया था, नियुक्त किया गया था। कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे थे। ठीक है, नाना साहब और तात्या टोपे थे। और यहाँ पर अगर बात करते हैं, जनरल हैवलॉक ने यहाँ पर किया था। ठीक है, झांसी की अगर बात करते हैं तो झांसी रानी लक्ष्मीबाई थी, और यहाँ पर जनरल ह्यूरोज यहाँ पर नेतृत्व कर रहा था अंग्रेजों की तरफ से। प्रयागराज से मौलवी लियाकत अली थे, और यहाँ पर कर्नल नील था। ठीक है, फैजाबाद से भी मौलवी अहमदुल्ला थे, और कर्नल नील यहाँ से अंग्रेजों की तरफ से दमन कर रहा था। देखिए, बरेली से खान बहादुर खान थे। ठीक है, और यहाँ पर कॉलिन कैंपबेल था बरेली से। ठीक है, और मथुरा से देवी सिंह और कर्नल नील हो जाते हैं, और कालपी से तात्या टोपे कर्नल नील हो जाते हैं, गोरखपुर से गजाधर सिंह हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पर नील कितनी जगह है, तो नील जो इलाका जहाँ पर सटा हुआ, जैसे आपका नील अगर बात करते हैं तो नील आपका प्रयागराज में भी देखने को मिलेगा, फैजाबाद में भी देखने को मिलेगा, फिर मथुरा और कालपी में भी देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम बात करते हैं कॉलिन कैंपबेल जो है, ये आपका कॉलिन कैंपबेल है जो आपका ये लखनऊ में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में ये बरेली में भी देखने को मिलेगा, और कानपुर में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो भाई, ओके। तो यहाँ से तो आपको पता है यार, मथुरा से देवी सिंह थे, कॉल्पी से तात्या टोपे थे। ठीक है, गोरखपुर से गजाधर सिंह थे, और मथुरा से देवी सिंह थी, बरेली से खान बहादुर खान थे, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला थे, प्रयागराज से आपके कौन थे? मौलवी लियाकत अली थे। ठीक है, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। 1920 में देश में कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन यह शुरुआत होती है, सब बच्चे बच्चे को पता है। 1920 से 1922 तक होता है। ठीक है, आरंभ किया मतभेद पैदा होने पर बाबा रामचंद्र ने अवध किसान सभा नाम से अलग से संगठन इन्होंने बना लिया था। ठीक है, दिसंबर 1920 में अयोध्या में आयोजित रैली में 1 लाख, ओ भैया कितने, 1 लाख किसानों ने भाग लिया था। 1921 के मध्य तक किसान सभा का प्रभाव खत्म सा हो गया था। चलिए बात कर लेते हैं एका आंदोलन। एका आंदोलन यहाँ पर क्या किस लिए हुआ था? तो लगान में अत्यधिक वृद्धि एवं वसूली में उत्पीड़न को लेकर मदारी पासी और शहरियों के नेतृत्व में सीतापुर, हरदोई और बहराइच के किसानों को एका आंदोलन शुरू किया। ठीक है, कहाँ पे? तो आपका किसने किया था? मदारी पासी और सहदेव के नेतृत्व में। ठीक है, कहाँ पर शुरू हुआ? तो सीतापुर, हरदोई, बहराइच में शुरू हुआ। ठीक है, और क्या नाम था उसका? एका आंदोलन था। किस लिए शुरू हुआ? अत्यधिक लगान की वजह से शुरू हुआ था। ठीक है, 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित होने के साथ ही यह आंदोलन भी समाप्त हो गया था। ठीक है, अब बात करते हैं अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन जो है, ये आपका अंग्रेजी हुकूमत के पक्षधर सैयद अहमद खान ने, हाँ, अंग्रेजी हुकूमत के भी पक्षधर थे, कौन? सैयद अहमद खान ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। ईस्ट इंडिया कंपनी की न्यायिक सेवा में कार्य करते हुए इन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया था। और तेरी की अंग्रेजों के तो तुम साथ दिए थे, कौन? सर सैयद अहमद खान। अरे यार, 1875 में सैयद अहमद खान ने मुस्लिमों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की। 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हो गया।
1875 में कुछ और नाम था, 1920 में कुछ और नाम हो गया। क्या नाम था? तो 1875 में अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल रखा गया। 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हो गया। किसने रखा था? खोज मतलब खोज नहीं करी है, मतलब स्थापना करी सर सैयद अहमद खान ने करी है। ठीक है, चलो भाई आगे। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर देवबंद आंदोलन। देवबंद जो है मुस्लिम समाज से संबंधित है और मुस्लिम समाज को पारंपरिक रूप से जागरूक और नैतिकता पूर्ण और समृद्ध बनाने के उद्देश्य से 1866 और 67 में इस आंदोलन की शुरुआत हुई। तो किससे देवबंद आंदोलन किससे संबंधित है? ये नहीं, देवताओं से नहीं भाई, मुस्लिम समाज से संबंधित है। कब शुरुआत हुई? 1866-67 में शुरुआत हुई। ठीक है, ये चलो भाई। इसका मुख्य केंद्र सहारनपुर जनपद देवबंद जो है वो सहारे सहारे में हुआ। ठीक है, ऐसे तो सहारनपुर जनपद के अंतर्गत देवबंद था। ठीक है, इसके आपका संस्थापक मोहम्मद कासिम ननौतमी और गंगोही थे। ठीक है, गंगोही और ननौतमी थे। कौन? अली उसके किसके भैया? कौन था यार आंदोलन, अभी भूल गए यार, कौन सा आंदोलन था? तो सहारनपुर। ठीक है, देवबंद आंदोलन था। ठीक है, और सहारनपुर इसका केंद्र था। बिल्कुल देवबंदी आंदोलन था, देवबंद आंदोलन था। ठीक है, तो देवबंद में इस्लामिक शिक्षा केंद्र मदरसे की स्थापना की गई। ठीक है, किसने? इसके संस्थापक थे नौतमी और गंगोही हुआ करते थे। शिक्षा का उद्देश्य सरकारी नौकरी के लिए तैयार करना नहीं है, बल्कि इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए धार्मिक नेता तैयार कर मुस्लिम समाज का धार्मिकता नैतिक पुनरुद्धार करना था। शाबाश करो भैया। ठीक है, देवबंद ने भारत पर विदेशी शासन के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया। ओह भैया, ठीक है। सैयद अहमद खान द्वारा चलाए गए अलीगढ़ आंदोलन का इन्होंने विरोध किया था। उन्होंने क्या करा था अलीगढ़ आंदोलन में? यहाँ पर उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। ठीक है, 1857 के क्रांति वगैरह में। इस आंदोलन के प्रबल समर्थक शिवली नुमानी 1804-5 में लखनऊ में दारुल उलूम तथा नदवतुल उलमा की क्या है यार ये नाम दे रहे हो? ठीक है, इस आंदोलन के प्रबल समर्थक शिवली नुमानी ने 1804 से 5 में लखनऊ में दारुल उलूम तथा नदवतुल उलमा की स्थापना करी थी। ठीक है, चलो भाई आगे। आगे यहाँ पर अगर बात करते हैं, यहाँ पे भाई साहब आपके पूछे जाते हैं सवाल और पूछे जाएंगे, पूछे जाते रहेंगे। ठीक है, जैसे नहीं कहते नीतीश कुमार, मैं मुख्यमंत्री था, मैं मुख्यमंत्री था, हूँ, रहूंगा। ठीक है, उनका डायलॉग नहीं है, कुमार गौरव का। चलो भाई, 1888 में पहला यूपी में आपका अधिवेशन होता है। ठीक है, मतलब यूपी में पहला होता है, बाकी तो 1885 में कांग्रेस का पहला अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, मुंबई में हुआ था, संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था। ठीक है, तो और यहाँ पर 1888 में पहला होता है और इलाहाबाद में होता है। जॉर्ज यूले पहले इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। यहाँ पर यूरोपियन अध्यक्ष भी थे। 1892 का भाई साहब अधिवेशन हो रहा है, इलाहाबाद का ही है। ठीक है, किसका है? इलाहाबाद का ही है, इलाहाबाद में ही हो रहा है। और यहाँ पर WC बनर्जी यहाँ पर अध्यक्ष थे। ठीक है, कुल यहाँ पर टोटल कितनी बार हुआ है तो अभी बताते हैं। ठीक है, तो टोटल 10 बार हुआ है। ठीक है, क्यों भाई साहब 10 बार हुआ ना? तो 4 2 6 2 8 है, क्यों भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार, 9 बार या 10 बार है? चलो एक बार देख लेते हैं भाई इसको। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर कितने होते हैं, तो यहाँ पर यूपी में अपने 9 ही होते हैं। कितने होते हैं भाई? 9 ही आपका अधिवेशन होते हैं। ठीक है, तो आपका 1892 तक हो गया। 1899 में होता है, लखनऊ में होता है, रोमेश चंद्र दत्त होते हैं। ठीक है, फिर आपका 1905 में बनारस का अधिवेशन होता है, जो गोपाल कृष्ण गोखले यहाँ पर अध्यक्षता करते हैं। 1910 में आपका इलाहाबाद में होता है, जो आपका सर विलियम वेटनबर्ग करते हैं। यहाँ पर 1916 का आपका लखनऊ अधिवेशन होता है, अंबिकाचरण मजूमदार यहाँ पर अंबिकाचरण मजूमदार यहाँ पर अध्यक्षता करते हैं। 1925 में कानपुर में यहाँ पर अधिवेशन होता है, सरोजिनी नायडू यहाँ पर क्या होती हैं? अध्यक्ष होती हैं। और यहाँ पर 1935 में लखनऊ में होता है और यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं। 1946 में अगर हम बात करते हैं, मेरठ में होता है, यहाँ पर जीवी कृपलानी। तो टोटल कितनी बार हो रहा है? तो टोटल हो रहा है भाई साहब कितनी बार? तो टोटल हो रहा है 9 बार। ठीक है, 1946 में, 35 में, 25 में, 16 में, 10 में, 5 में, 99 में और 92 में, और फिर आपका 1888 में होता है। ठीक है, चलिए
आगे यहाँ पर अगर बात करते हैं, यहाँ पर फतेहपुर सीकरी को किसने बसाया था, तो ये बसाया था किसने, अकबर ने बसाया था। ठीक है। अगर जौनपुर को किसने बसाया, तो फतेह फिरोज शाह एफएसटी ने बसाया था। ठीक है। जूना खां की याद में बनाया था। और आगरा को सिकंदर लोदी ने बसाया था। फिर इसको राजधानी भी बनाया था उसने 1504 में, 1500 ठीक है 1504 फिर 1506 में राजधानी बनाया। जामा मस्जिद जो है वो आपका इल्तुतमिश ने बनवाया था। ठीक है। कनक भवन कहाँ पर है, जैसे आपका ये अयोध्या में हो जाता है। ठीक है। अयोध्या में हो जाता है। कामदगिरी पर्वत आपका चित्रकूट में हो जाता है। कालिंचन दुर्ग आपका बांदा में हो जाता है। और आपका देवा शरीफ आपका बाराबंकी में हो जाता है। ठीक है। और तो फिर बात करते हैं उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक इमारत की बात करते हैं। 84 गुम्बद आपका जालौन में हो जाता है। जामा मस्जिद मुरादा में हो जाता है। ठीक है। और बौद्ध स्तूप आपका कुशीनगर में हो जाता है। ठीक है। बौद्ध स्तूप कुशीनगर में हो जाता है। चलिए निर्यात विकास केंद्र की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपके कौन कौन से हैं, जैसे आगरा और खुर्जा जो बुलंदशहर में पड़ता है, मेरठ में भी है। निर्यात विकास केंद्र है, कहाँ कहाँ है, आगरा है, खुर्जा है, मेरठ है। ठीक है। जबकि ये प्रयागराज यूपी का निर्यात विकास केंद्र नहीं है। ठीक है। प्रयागराज भाई साहब नहीं है। ठीक है। दीनदयाल हस्तकला संकुल की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर आपका दीनदयाल हस्तकला व्यापार संकुल जो सुविधा केंद्र क्राफ्ट म्यूजियम आपका कहाँ पर, वाराणसी में स्थित हो जाता है, जो आपका 22 दिसंबर 2017 को राष्ट्र को समर्पित करा था। किसने, आपका प्रधानमंत्री ने करा था। प्रधानमंत्री द्वारा इस केंद्र की आधारशिला 2014 में रखी गई थी, 17 में उद्घाटन किया गया था। स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कानपुर में स्थित है और इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। ठीक है। उत्तर प्रदेश में ई गवर्नेंस की अगर बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश ई गवर्नेंस को मजबूत तरीके करने हेतु एक आपका महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने 2020 में क्या किया था, इसकी घोषणा करी थी। और ग्रेटर नोएडा में यूपी का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित किया गया जाएगा। ठीक है भाई साहब। यह केंद्र न केवल राज्य में ई गवर्नेंस को मजबूत करेगा, बल्कि आपका युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खोलेगा। वो तो खोल ही रहा, आप देख ही रहे हो। ठीक है। आईटी व्यवसाय को सहायता प्रदान करेगा। ठीक है भाई साहब। आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पर अगर उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्राप्त करी थी। ठीक है भाई साहब। और यहाँ पर इस योजना में 10.8% की वृद्धि हुई, जो आपका सभी पंचवर्षीय योजनाओं में उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक औद्योगिक वृद्धि दर है। ठीक है। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक वृद्धि दर छठवीं पंचवर्षीय योजना में दर्ज की गई थी, कितनी, 9.5, और यहाँ पर 10.8%। ठीक है। चलो, नकारात्मक औद्योगिक वृद्धि की दर की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर नवी पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश की औद्योगिक विकास दर आपका नकारात्मक रही थी। ठीक है। माइनस में चली गई थी, -0.9%। ठीक है। कृषि श्रम उत्पादकता की बात करते हैं, यूपी में कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक पश्चिमी यूपी में है। ठीक है। कहाँ पर है, पश्चिमी यूपी में है। ठीक है। ध्यान रखना, कृषि श्रम उत्पादकता, कृषि का सबसे अधिक यांत्रिकीकरण पश्चिमी यूपी में हुआ। अब ये सवाल पूछ सकता है आपसे। ठीक है। कहाँ पर हुआ, पश्चिमी यूपी में हुआ, जिससे कम श्रम से अधिकाधिक उत्पादन प्राप्त होती है। ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करते हैं, सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत इत्यादि क्षेत्र कृषि श्रम उत्पादकता के लिए उपयुक्त क्षेत्र हैं। कहाँ कहाँ पर, सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत इत्यादि क्षेत्र। ठीक है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पश्चात अगर बात करते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पश्चात क्रमशः मध्य, पूर्वी तथा सबसे कम बुंदेलखंड में कृषि श्रम उत्पादकता हो जाती है। ठीक है। चलो आगे, आकांक्षी जिला कार्यक्रम की अगर बात करते हैं, 2018 में नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत 112 आकांक्षी जिलों में उत्तर प्रदेश के कितने, भाई साहब, 8 जिले शामिल हैं। कितने, 112 जिले थे। 2018 में शुरू किया जाता है किसके द्वारा आकांक्षी जिला, तो नीति आयोग के द्वारा शुरू किया जाता है। क्या, और ये कितने जिले थे इसमें, आपका 112 जिले थे। यूपी के कितने जिले थे, 8 जिले थे। कौन कौन से, तो आपका सोनभद्र है, फतेहपुर है, सिद्धार्थनगर है, चित्रकूट है, चंदौली है, बलरामपुर है और श्रावस्ती है। वही आपका समझो जो दक्षिण वाले, यूपी के दक्षिण वाले इलाके हैं, जो आपका वही वाला है। ठीक है। पिछड़े इलाके हैं, इसलिए यहाँ पर इनको शामिल करा गया है। ठीक है।
विशेष आर्थिक क्षेत्र की अगर बात करते हैं, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करते हैं, मुरादाबाद और कानपुर विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए जाने वाले स्थानों में से शामिल थे। वर्तमान में आपका 14 विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र क्रियाशील हैं, और कितने बनाने की बात हो रही तो 31, ठीक है। ये भी एक पेपर हुआ था यूपी ट्रिपल एस सी का मेंस, वहां पर पूछा गया था, ठीक है। वीएटी की बात करते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स की बात करते हैं, तो आपका मूल्य वर्धित कर जो है 1 जनवरी 2018 से लागू हुआ था, ठीक है। 2008 से, सॉरी 18 नहीं 2008 से लागू हुआ था, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। आगे अगर बात करते हैं भौगोलिक परिदृश्य की, अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की सीमा जो है भारत के 8 राज्यों और आपका एक यूटी जो है आपका यानी कुल 9 राज्य क्षेत्रों से आपका लगती है। यूपी की सीमा आपका हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड से लगती है। कई बार पूछा गया क्या पंजाब से लगती है, नहीं लगती। क्या तेलंगाना से लगती है, नहीं लगती। क्या आपका अ, उसके साथ में क्या राजस्थान के साथ में लगती है, हाँ लगती है, ठीक है। क्या बिहार के साथ लगती है, लगती है। क्या झारखंड के साथ लगती है, लगती है। छत्तीसगढ़ के साथ लगती है, लगती है, ठीक है। पूर्वी शहर की बात करते हैं, यूपी में सबसे पूर्व में स्थित आपका कौन सा है, बलिया है, जो आपका बिहार से जिसकी सीमा साझा होती है, ठीक है। यह यूपी के 3 जिले जैसे आपका यूपी के 3 जिले जैसे आपका मऊ, गाजीपुर, देवरिया, बिहार के 3 जिले भोजपुर, छपरा, सिवान से घिरा हुआ है, ठीक है। उत्तर प्रदेश सांख्यिकी डायरी 2021 तथा जनगणना 2021 के अनुसार यूपी के जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर भौगोलिक क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं, ठीक, भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करते हैं यहाँ पर, तो संत कबीर नगर जो है भदोही में आपका, और गौतम बुद्ध नगर, देखो यहाँ पे क्षेत्रफल वगैरह नहीं पूछा जाता है, छोड़ो भाई। चलो, केवल आपको इतना याद रखना है, केवल सबसे बड़ा जो आपका वो क्षेत्र कौन सा है वो आपको याद रखना है। लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला है, 4096 वर्ग किलोमीटर वहाँ का उसका क्षेत्रफल हो जाता है। सबसे छोटा अगर आपका बात करते हैं जिला आपका हापुड़ हो जाता है, 660 वर्ग किलोमीटर यहाँ पर हो जाता है इसका, ठीक है। चलिए आगे अब जनगणना को यहाँ पर अच्छा, ये तो लिखा तो यार 7680 वर्ग किलोमीटर आपका हो जाता है, कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला आपका इलाहाबाद प्रयागराज हो जाता है, सबसे छोटा आपका महोबा हो जाता है। जिलों का उत्तर से दक्षिण दिशा में सही है जो आपका क्रम है, सिद्धार्थ नगर है आपका, संत कबीर नगर है, अम्बेडकर नगर है, संत रविदास। ये अब मैपिंग है आपका, मैपिंग से आपको याद है तो आप कर सकते हो, ठीक है। अन्ना प्रथा की बात करते हैं, अन्ना प्रथा जो है बुंदेलखंड में होती है। यहाँ पर कई बार पूछा है किस क्षेत्र में, तो बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए यह प्रथा अभिशाप है, ठीक है। चलो भाई, और इस प्रथा के तहत किसान चैत्र मास में क्या करते हैं, फसल कटाई के बाद अपने पशुओं को खुला छोड़ देते हैं, जिससे इन पशुओं की वजह से फसलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ठीक है। चलो आगे आगे बात करते हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश को वर्षा और मृदा के आधार पर 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया। तो वर्षा और मृदा के आधार पर कितने, तो 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया। कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं। केंद्रीय मैदानी क्षेत्र, दक्षिणी पश्चिमी अर्ध शुष्क क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र, और आपका कौन सा है भाभर और तराई क्षेत्र आपका पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, पश्चिम मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र हो जाता है, ठीक है। चलो आगे आगे अगर हम बात करते हैं कुल वन क्षेत्र की बात करते हैं, यहाँ से आपका सवाल बिल्कुल एक टपकेगा टपकेगा तो टपकेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं यूपी में वन क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल जो करीब आपका 14,818 वर्ग किलोमीटर है, या राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.88% हो जाता है, ठीक है भाई साहब। वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार आपका यूपी में वनावरण वृक्षावरण आपका 23,996 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। यूपी में वन क्षेत्र के बाहर वृक्षावरण की अगर बात करते हैं तो 8,950 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। यूपी में वन क्षेत्र का विकास वर्तमान सरकार के पौधरोपण अभियान का नतीजा है। यूपी में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र जो है जिलों सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, आपका मिर्जापुर में शामिल है। कहाँ का, सोनभद्र और लखीमपुर खीरी, फिर इसके बाद में मिर्जापुर आएगा तीसरे नंबर पे। यूपी में सबसे कम वन क्षेत्र वाले जिले जो हैं वो आपका भदोही में हो जाता है, भदोही हो जाता है। यूपी में वन विभाग की स्थापना 1855 में ही हो गई थी। शाबाश,
1855, 1800, वही 2 साल बाद में समझो 1857 की क्रांति हो जाती है। ओ भाई साहब, ठीक है, देख रहे हो ना विनोद, कहाँ हो, जल्दी आओ। वन विभाग की स्थापना 1885 55 में, ठीक है, 55 में थी, यूपी में। चलो, क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत के शीर्ष 4 राज्य आपको याद रखने हैं, क्योंकि चौथे नंबर पे क्षेत्रफल में आता है। तो क्योंकि 2,40,928 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हो, ऐसा हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर सबसे टॉप पे आ जाता है टॉप लेवल डोमेन। अरे कंप्यूटर का कैसे याद आ गया बीच में, जैसे नहीं लिखते हैं क्या कि क्या लिखते हैं, जैसे कोई वेबसाइट लिखी है, क्या लिखी है, जैसे लिखिए www.sarkari-result.com, ठीक है। तो ये आपका यूजर नेम हो गया, ये डोमेन नेम हो गया, ये आपका टॉप लेवल डोमेन हो जाते हैं, जो नहीं .com .edu एजुकेशन से संबंधित है, ठीक है। .mil मिलिट्री से संबंधित हो गया ये। चलो भाई छोड़ो, कंप्यूटर का माजरा है भाई। मध्य प्रदेश यहाँ पर दूसरे नंबर पे, फिर महाराष्ट्र, फिर आपका राजमामा उर्रे, ठीक है। राजमामा उत्तर प्रदेश में है, राजमामा मतलब राज मध्य महा उत्तर प्रदेश, ऐसे याद कर लो, कैसे भी याद कर लो यार, कोई भी बात नहीं है इसमें, ठीक है। इसका इतना याद रखना कि मध्य प्रदेश के बाद में भाई साहब महाराष्ट्र आता है, ठीक है। हाँ, चलो चलो आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर देश में आपका जो है, देश की जनसंख्या में यूपी की अगर जनसंख्या का परसेंटेज 16.5% हो जाता है। मतलब क्या है, अपनी यूपी की जो जनसंख्या है वो आपका भारत में जो प्रतिनिधित्व करती है वो आपका 16.5% रोल अदा करती है, ठीक है। प्रति वर्ग किलोमीटर जो घनत्व हो जाता है आपका 829 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर हो जाते हैं। 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या में वृद्धि कितनी होती है, 20.23% की हो जाती है। महिला साक्षरता आपका 57.18% हो जाती है। इसको हमने याद भी कराया था कैसे, तो और जो आपका पुरुष साक्षरता 77.3% करके है, इसमें से 10 घटाओगे तो आपका 67 पॉइंट आपका जो है वो, नहीं, 67 पॉइंट जो है वो यूपी की साक्षरता हो जाती है। 10 घटाओगे फिर से तो आपका महिला साक्षरता मिल जाएगी, ठीक है। चलो, 2011 की जनगणना के अनुसार जिलों में साक्षरता दर सर्वाधिक गौतम बुद्ध नगर, फिर उसके बाद में कानपुर, फिर आपका औरैया, इटावा, गाजियाबाद में देखने को मिलेगा। 80% के आसपास में आपका गौतम बुद्ध नगर में देखने को मिलेगा। न्यूनतम साक्षरता वाला जगह आपका श्रावस्ती, तभी तो यहाँ से चला था स्कूल चलो अभियान चलाया गया था। न्यूनतम साक्षरता वाले जो आपके 5 जिले, जैसे आपका श्रावस्ती है, बहराइच है, बलरामपुर है, बदायूं है, यानी श्रावस्ती, बहराइच है, बलरामपुर है, बदायूं है, रामपुर है, ठीक है। जिला अगर बात करते हैं यहाँ पर, अगर साक्षरता 2011 में इलाहाबाद की साक्षरता 72%, वाराणसी की 75%, बरेली 58%, गाजियाबाद 78% हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे आगे वहीं अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर अच्छा, ये तो लिखा तो है यार, ये सारी चीजें अभी जस्ट हम बता रहे थे, ठीक है। ये 10 घटाओगे, ठीक है। कह रहा है यूपी में साक्षरता दर स्थिर तरीके से बढ़ रही है। महिलाओं में साक्षरता दर की वृद्धि पुरुषों में वृद्धि दर के अनुरूप समगति नहीं रही है। अच्छा, समगति नहीं रही। चलो आगे देख लेते हैं। अगला है यहाँ पर अगर बात करते हैं, यहाँ पर अगर देखना चाहो, श्रावस्ती जिले की महिला साक्षरता दर आपका 34.8% हो, बॉयज ऑफ अन्य जिलों की अपेक्षा सबसे कम हो जाती है। यूपी की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर 1971 से 81 के बीच में राष्ट्रीय औसत से अधिक रही। इस दौरान उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का 10 की वृद्धि दर 25.39%, और वहीं आपका 2001 से 2011 के बीच में 20% के आसपास रही थी, ठीक है। सर्वाधिक वृद्धि दर अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 1901 से 1991 से 1900 आपका अरे सॉरी यार, 1991 से 2001 के बीच में रही उत्तर प्रदेश में, ठीक है। 25% के आसपास में रही थी। 2001 से 2011 के आसपास आपका 20.2% की वृद्धि रही थी, ठीक है, 20.2% की। चलो भाई, उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात बात करते हैं तो आपका 1991 से 2001 के बीच में लिंगानुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा था, ठीक है। 1991 से 2001 के दौरान उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात में 19 अंकों की वृद्धि हुई थी। 1991 से
में 879 था, से बढ़कर आपका 898 हुई थी, ठीक है, 2001 में। वहीं अगर हम बात करते हैं 900, अब तो कितना हो चुका है, 900 आपका 12 है, ठीक है, यूपी का, ठीक है। अब यूपी का अब तो 912 हो जाता है, ठीक है। चलो भाई, यूपी का 912 हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगला बात कर लेते हैं यहाँ पर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की। अगर हम बात करते हैं भाई साहब, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, और ये आपका लखीमपुर खीरी में जिले में देखने को मिलेगा। इसका क्षेत्रफल 490 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। 1968 में इसकी स्थापना होती है दुधवा नेशनल पार्क की, और यह 1968 में स्थापित को आपका वन्यजीव विहार में 1977 में आपका राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। 1968 में स्थापना, 1977 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार जो है आपका, ये कहाँ पर पड़ेगा, तो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार आपका जो है, ये आपका हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है, ठीक है। और इसका इसका क्षेत्रफल 2073 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना वर्ष 1986 में हुई थी, ठीक है। चंद्रप्रभा चंदौली में पड़ेगा, ठीक है, चंद्रप्रभा चंदौली में पड़ेगा। बब्बर शेर सफारी, यहाँ से आपका सवाल कई बार पूछा गया, इटावा में स्थित है। एशियाई शेर प्रजनन केंद्र तथा लायन सफारी पार्क विकसित किया गया है, किसके लिए, तो एशियाई शेर प्रजनन केंद्र और लायन सफारी पार्क विकसित किया गया है, जिसका नाम परिवर्तित करके अब इटावा सफारी पार्क कर दिया गया है। पश्चिम बिहार, जैसे समस्तीपुर पश्चिम बिहार रायबरेली में हो जाता है, ठीक है। नवाबगंज उन्नाव के लोग नवाब समझते हैं, ठीक है। बखीरा कबीरा, बखीरा आपका संत कबीर नगर में, सांडी आपका हरदोई में, ओखला आपका गौतम बुद्ध नगर में, और ओखला खोला 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 करके गौतम बुद्ध ने। महावीर स्वामी आपका जो पश्चिम है ललितपुर में, पार्वती अर्का पश्चिम बिहार गोंडा में हो जाता है, और बलिया आपका सुरहा ताल बलिया में हो जाता है, ठीक है भाई साहब। चलो, खनिज संसाधन याद रखने पड़ेंगे आपको, बिल्कुल याद रखने पड़ेंगे। क्या आते हैं एग्जाम में, सोनभद्र में आपका बात करते हैं, यहाँ पर तांबा मिलेगा। ललितपुर में आपका तांबा और यूरेनियम दोनों चीजें मिलेंगी, ठीक है। ललितपुर में यूरेनियम कई बार पूछा गया है, सोनभद्र में तांबा मिलता है, ठीक है। प्रयागराज में सिलिका बालू मिलेगा, ठीक है। शंकरगढ़ वाले क्षेत्र में मिलेगा। मिर्जापुर में आपका चूना पत्थर मिलेगा। मिर्जापुर के लोग ज्यादा चूना लगाते हैं सबके, ठीक है। बांदा में आपका सिलिका बालू मिलेगा। ठीक, सिंगरौली में आपका कोयला मिलेगा, ठीक है। और मिर्जापुर में सिंगरौली है, ठीक है। और बुंदेलखंड वाले में आपका डायस्पोर और आपका पायरोलिफाइट मिलेगा, ठीक है। चलो भाई, अन्य तथ्यों की बात करते हैं। यहाँ पर यूपी एक कृषि प्रधान राज्य है, बिल्कुल सही बात है। उत्तर जनगणना 2011 के अनुसार यूपी में कुल कर्मकारों में कृषि कर्मकारों का योगदान 59.3% हो जाता है, ठीक है। किसान समृद्धि आयोग 2017 में इसका गठन किया जाता है, किस लिए, तो आय हो जाता है, आय मतलब किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से, ठीक है। कृषक समृद्धि आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद आपका लखनऊ में हो जाता है। 1989 में इसकी स्थापना होती है। 1989 में इसकी स्थापना होती है। 1989 में इसकी स्थापना होती है। चलो भाई, और यूपी राज्य विविधीकरण परियोजना जो है, यूपी कृषि विविधीकरण परियोजना प्रथम चरण में विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित की गई है, और आपका किसके द्वारा, तो आपका कृषि विविधीकरण परियोजना किसके द्वारा, विश्व बैंक द्वारा की गई है, ठीक है। प्रथम चरण आपका 1998 में चलाया गया, और आपका प्रारंभ किया गया 2004 में, सफलतापूर्वक पूरा भी हो गया। शाबाश, क्या बात है। चलो आगे देख लेते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर यूपी डॉस्प जो है सेकंड आपका, जो आपका 2007 की सरकार के वित्तीयन के साथ में प्रारंभ हुआ, बाद में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत वित्त पोषित किया गया, और जो 31 मार्च 2013 को सफलतापूर्वक पूरा हो गया। सीमांत किसान अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर जिन किसानों के पास में 1 हेक्टेयर से कम जमीन होती है, उसे सीमांत किसान कहा जाता है, ठीक है। लाल मिट्टी की बात करते हैं, तो मिर्जापुर आपका झांसी मिर्जापुर झांसी मंडल मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में पाई जाती है। कौन सी, लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी इन जिलों के ऊपरी पठारों भागों में पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। दो प्रकार की या लाल मिट्टी दो प्रकार की होती है, परवा और रक्कर रक्कर प्रकार की होती है। परवा हल्की बलुई तथा बलुई चिकनी होती है, जबकि रक्कर अपर्दित मिट्टी होती है।
मार मृदा की बात करते हैं तो मार मृदा आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टियों की दो व्यापक श्रेणियों में बांटा जा सकता है, ठीक है। मार मृदा कहाँ मिलेगी? बुंदेलखंड में मिलेगी, ठीक है। काली मिट्टी और आपका लाल मिट्टी मिलेगी। काली मिट्टी के दो भाग होते हैं, पहले भाग को कांवड़ का से और फिर मार, ठीक है। कांवड़ और मार मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। चलो भाई आगे। कांवड़ मिट्टी जो है, कावड़ मिट्टी अनाज उत्पादन की दृष्टि से अच्छी मानी जाती है। समय से खेती करने पर ही इस मिट्टी से अच्छी उपज की जा सकती है। मार मृदा भी उर्वरक मिट्टी है। यहाँ गेहूं और कपास के लिए आपका उपयुक्त होती है। यह मिट्टी पूरे बुंदेलखंड के झांसी, ललितपुर तथा बांदा जिलों में पाई जाती है, ठीक है भाई साहब। खरीफ फसलें आपको याद रखनी पड़ेंगी क्योंकि यहाँ से आपका सवाल पूछेंगे, कई बार पूछेंगे। यूपी में खरीफ की फसलें आपका बुआई जो आपका जून जुलाई के मध्य में होती है, जून जुलाई के मध्य में होती है, ठीक है बिल्कुल। भारत जो है मेथा तेल का संपूर्ण विश्व का 80% उत्पादित करता है, जिसमें यूपी में सर्वाधिक उत्पादन होता है और जिसकी प्रतिशतता देश के कुल मेथा तेल उत्पादन में लगभग 85% हो जाती है, ठीक है। सोयाबीन की फसल की अगर बात करते हैं तो ये आपका बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत सभी जनपदों जैसे बदायूं, सहारनपुर, शाहजहांपुर, रामपुर, बरेली, मेरठ और में सोयाबीन की खेती की जाती है, ठीक है। सोयाबीन की खेती की जाती है। आंवला आपका बात करते हैं, आंवला आपका सर्वाधिक उत्पादन आपका प्रतापगढ़ में होता है। आंवला में विटामिन सी पाया जाता है। इसके अलावा आपका प्रयागराज में, फतेहपुर में तथा रायबरेली में तथा आपका वाराणसी तथा बांदा, जौनपुर और सुल्तानपुर जिलों में मिलेगा, ठीक है। चलो भैया आगे देख लेते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं दशहरी आम की बात करते हैं तो दशहरी आम बात करते हैं। दशहरी आम जो है आपका, ये आपका सर्वोच्च उत्पादन आपका लखनऊ में होता है। लखनऊ का मलिहाबाद क्षेत्र, ठीक है। कहाँ पर मिलेगा? मलिहाबाद वाले क्षेत्र में मिलेगा, ठीक है। दशहरी आम की उत्पत्ति आपका 18वीं शताब्दी में लखनऊ के काकोरी के निकट दशहरी नामक गांव से हुई। प्रदेश के मध्यवर्ती और पश्चिमी जिलों में और मुख्यतः लखनऊ, बरेली और आपका बरेली और मेरठ, गाजियाबाद, कानपुर और सहारनपुर, हरदोई आदि जिलों में आम की खेती की जाती है, ठीक है। अर्जुन बांध नहर की अगर बात करते हैं तो यूपी के महोबा जिले में आपको देखने को मिलेगा। यूपी के महोबा जिले में, महोबा जिले के चरखारी में है, ठीक है। अर्जुन बांध जो है यूपी के महोबा जिले के चरखारी में अर्जुन नदी पर बनाया गया। कहाँ पर? तो अर्जुना बांध जो है महोबा में मिलेगा। किससे? महोबा जिले के चरखारी में मिलेगा, ठीक है। अर्जुन नदी पर बनाया गया है। यह 1957 में पूरी तरीके से बन गया है, तैयार हो गया था, ठीक है। चलो भाई, अर्जुन बांध की हो सकता है भाई 42 किलोमीटर मुख्य नहर तथा 217 किलोमीटर वितरण प्रणाली से महोबा एवं हमीरपुर जिलों की लगभग 59,722 हेक्टेयर की भूमि को सिंचित की जाती है। चलो भाई साहब आगे परीक्षा डैम की बात करते हैं तो परीक्षा डैम आपका बेतवा नदी पर हो जाता है और आपका कहाँ पर? झांसी में हो जाता है। रानी लक्ष्मीबाई बांध की अगर हम बात करते हैं तो आपका रानी लक्ष्मीबाई सागर जलाशय बेतवा नदी पर हो जाता है। बेतवा नदी पर अगर हम बात करते हैं, बेतवा नदी पर ललितपुर जिले में निर्मित राजघाट बांध के जलाशय को हाँ रानी लक्ष्मीबाई सागर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। राजघाट बांध के जलाशय को, ठीक है। चलो भाई आगे। आगे अगर हम बात करते हैं बांध का नाम और स्थिति आपसे पूछ लेंगे तो अड़वा, अड़वा कहाँ पर? मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। अरौरी कहाँ पर? मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। बदुआ कहाँ पर? बांका बिहार में। बदुआ बांका बिहार। बघेलखंड कहाँ पर है? बघेलखंड आपका बलरामपुर यूपी हो जाता है, ठीक है। पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र की अगर बात करते हैं, ये पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र 750 करोड़ रुपए की लागत से, ओ भाई साहब कितने? 750। कहाँ पर? सोनभद्र जनपद में। कहाँ पर? रिहंद बांध पर बनाया जा रहा है, ठीक है। इसकी कुल जो क्षमता होगी 150 मेगावाट होगी। 2019 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अध्यक्षता में संपन्न राज्य में परियोजना को स्वीकृति दी गई। चलो भाई, और गोकुल बैराज परियोजना की अगर बात करते हैं, ये आपका पेयजल परियोजना है, ठीक है। आगरा और आपका मथुरा में पर्याप्त जल उपलब्ध कराना इसका टारगेट रखा गया है, ठीक है। और आपका मथुरा जिले में गोकुल के निकट यमुना नदी पर बैराज निर्मित किया गया है। निचली गंगा नहर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपका इसका उद्गम नरोरा बुलंदशहर है। इस नहर का निर्माण कार्य पूर्ण 1878 में शुरू किया गया था, ठीक है। निर्माण कार्य पूर्ण कर 1878 में शुरू किया गया था, ठीक है भाई साहब।
तो निचली गंगा नहर आपका बुलंदशहर में देखने को मिलेगा, ठीक है, नरोरा में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो आगे कुछ देख लेते हैं, जैसे आपका शारदा नहर की बात करते हैं भाई साहब, इम्पोर्टेंट है शारदा नहर। आपका शारदा नहर है 1918-20 यूपी की सबसे बड़ी नहर हो जाती है। इसका निर्माण 1918 में प्रारंभ हुआ था और 1920 में इसे जलापूर्ति प्रारंभ हुई। शाबाश। या बनवासा उत्तराखंड नेपाल नामक स्थान पर शारदा नदी से निकाली गई है। तो शारदा जो परियोजना है वो आपका कहाँ से, शारदा नदी से निकाली गई है, ठीक है भाई साहब। कहाँ से, शारदा नदी से निकाली गई। उत्तराखंड नेपाल की सीमा पर है कौन, बनवासा नामक स्थान है। बनवासा नहीं, जनवासा। चलो भाई याद कर लो यार, उत्तराखंड नेपाल की सीमा पर, ठीक है। कौन सा है, बनवासा। बनवासा हो सकता है आपसे पूछ ले इस बार, ठीक है। इस बार क्या कई पूछ सकता है कोई, यूपी पॉलिसी मेंस समझो, एक तरीके का आईएएस मेंस है, ठीक है। शारदा नदी से निकाली गई है, ठीक है। शारदा शारदा नहर तंत्र की आपका कुल लंबाई 9,961.3 किलोमीटर, ठीक है। इसमें यूपी के पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई, ओ भैया हरदोई भी आता है इसमें, बाराबंकी, उन्नाव, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, सुल्तानपुर और प्रतापगढ़, प्रयागराज आदि जिलों को सिंचाई की जाती है, ठीक है। नगर और नदी की बात कर लेते हैं, चलो भाई। ये तो सवाल आपका फेवरेट है बच्चे बच्चों को, जैसे बिठूर गंगा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर स्थित है। जौनपुर आपका गोमती नदी, कौशाम्बी यमुना नदी, वाराणसी गंगा नदी। गंगा मैया की जय हो, जय बोल दो एक बार सब लोग, बोलो कमेंट बॉक्स में यार, कम से कम गंगा मैया की जय बोल देना, ठीक है, काम हो जाएगा आपका सफलता। सुल्तानपुर आपका गोमती नदी के किनारे हो जाता है, ठीक है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे हो जाता है। गोमती नदी की बात कर लेते हैं। गोमती नदी आपका फुलहर लेक से निकलती है, ठीक है। गोमती नदी जो है वो आपका उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के दलदली क्षेत्र से निकलती है और यह गाजीपुर के समीप कैथी नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है। तो यानी गाजीपुर समझो, गाजीपुर को जो है वो आपका के समीप कैथी नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है, ठीक है। चलो भाई आगे, आगे चलो। गंगा नदी जो है आपका यूपी में बिजनौर से प्रवेश करती है और बलिया से निकल जाती है, ठीक है। 2008 में भारत सरकार ने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित करा था, ठीक है। चलो 2008 में रामगंगा की बात करते हैं। ये आपका रामगंगा नदी कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिलती है, ठीक है। कहाँ पर, कन्नौज के निकट। बेतवा नदी हमीरपुर के पास में यमुना में मिलती है, ठीक है। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित आपका क्षेत्र अगर बात करते हैं तो सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र आपका यूपी में बात करते हैं तो आपका यूपी में बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में बाढ़ बाढ़ प्रवण, मध्यम बाढ़ प्रवण तथा निम्न बाढ़ प्रवण में विभक्त किया गया है, ठीक है। उच्च बाढ़ प्रवण क्षेत्र उत्तर प्रदेश के कुल उच्च बाढ़ प्रवण क्षेत्र का लगभग 48% है। और आपका यहाँ पर अगर बात करते हैं सर्वाधिक जो बाढ़ प्रवण क्षेत्र है आपका ये पूर्वी क्षेत्र को आच्छादित करता है, ठीक है भाई। जीटी रोड, ये रही बात जीटी रोड की। तो जीटी रोड यूपी में मुगल सराय से शुरुआत, मुगल सराय, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, कन्नौज, आगरा, गाजियाबाद इत्यादि से होकर गुजरती है, ठीक है। बौद्ध परिपथ की अगर बात करते हैं, बौद्ध परिपथ है तो आपका सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर, कपिलवस्तु, पिपरवाह, श्रावस्ती और शंकिसा शामिल हो जाते हैं इसमें, ठीक है। चलो अगला राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की बात करते हैं तो यहाँ पर इसका टारगेट क्या था, चौड़ीकरण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, ठीक है। इसकी शुरुआत 1998 में हुई थी, ठीक है। उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे जो आपका कहाँ पर, झांसी में मिलते हैं, ठीक है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बात करते हैं तो ये आपका 302 किलोमीटर आपका हो जाता है। ये आपका यह एक्सप्रेसवे आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर नगर, उन्नाव, हरदोई और लखनऊ जिलों को जोड़ता है। यमुना एक्सप्रेसवे की बात करते हैं तो यमुना एक्सप्रेसवे छोटा है, 105 किलोमीटर हो जाता है, ठीक है। और ये आपका यह पूर्व पूर्व नाम इसका ताज एक्सप्रेसवे था, लेकिन अब नाम इसका यमुना एक्सप्रेसवे कर दिया गया है। और यह आपका यूपी के गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा जिलों से होकर गुजरता है, ठीक है। चलो भाई आगे।
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करते हैं तो ये 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी के जनपद आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करा था। कहाँ पर? आजमगढ़ में करा था। किसने? मोदी जी ने करा था। 341 किलोमीटर है, ठीक है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। चलो भाई आगे आगे बात कर रहे थे ताज हवाई अड्डा की। ताज हवाई अड्डा जो है गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है। ग्रेटर नोएडा के पास जेवर गांव में प्रस्तावित था। इस हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित करके के नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का कर दिया गया है, ठीक है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन आपका जो आपका विधि विश्वविद्यालय है जो आपका अमेठी जिले में के फुर्सतगंज में है, ठीक है। और आपका इसकी स्थापना संसद द्वारा से पारित राजीव गांधी विधि विश्वविद्यालय 2013 के तहत की गई, ठीक है। चलो हवाई अड्डा देख लेते हैं। जैसे आपका लखनऊ में अमौसी हवाई अड्डा, वाराणसी में बाबतपुर हवाई अड्डा, कानपुर में चकेरी, आगरा में खिरिया और आपका अमेठी में फुर्सतगंज हो जाता है, ठीक है। अमेठी में फुर्सतगंज, आगरा में खिरिया हो जाता है, कानपुर में चकेरी, बाबतपुर आपका वाराणसी में हो जाता है। नृत्य की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर भाई साहब कर्मा नृत्य मिर्जापुर सोनभद्र में किया जाता है, ठीक है। धुरिया 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 जब बुल चलते हैं सांड तो क्या धूर धूर उड़ती है, ठीक है। धीवर कहाँ पर? आपका कहार कहार कहार। और नटवरी नटवरी पूर्वांचल प्रदेश में करते हैं, ठीक है। धोबिया नृत्य आपका धोबी धोबी जाति द्वारा किया जाता है, ठीक है। ख्याल नृत्य आपका बुंदेलखंड का है, ठीक है, बुंदेलखंड का है, ठीक है। ख्याल ख्याल। कार्तिक लोक नृत्य ये भी आपका बुंदेलखंड क्षेत्र का हो जाता है। कार्तिक महीने में होता है। इसमें क्या होता है भाई? इसमें नर्तकों द्वारा श्री कृष्ण तथा गोपी बनकर किया जाता है, ठीक है। अवध के लोग कलाबाजी नृत्य तथा पूर्वांचल के लोग नटवरी नृत्य करते हैं। कलाबाजी नृत्य के अंतर्गत नर्तक मोरबाजा लेकर कच्ची घोड़ी पर बैठकर नृत्य करता है। राई नृत्य क्या होता है? ये भी बुंदेलखंड में होता है। इसमें क्या होता है? राई महिलाओं द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी पर किया जाने वाला मयूर नृत्य हो जाता है। राई मयूर, ठीक है। रायु मयूर, ठीक है, महिलाओं द्वारा किया जाता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। जन्माष्टमी के अवसर पर होता है। सौरा या सहरा जो है, सौरा या सहरा जो है बुंदेलखंड में किसानों के द्वारा फसल कटने की खुशी में किया जाता है, ठीक है। चरगुला जो आपका ब्रज क्षेत्र में होता है, यहाँ पर यह आपका क्या होता है? एक नृत्य सिर के पहिए पर सिर पर रथ के पहिए पर घड़े रखकर किया जाता है। यह आपका घड़ा नृत्य भी इसे कहते हैं। राहुला नृत्य आपका बात करते हैं, ये आपका ये बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित हो जाता है। राहुला नृत्य, ठीक है। और आपका ये लोक नृत्य शिक्षाप्रद लोक कथनों तथा कहावतों से शिक्षाओं का मंचन किया जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। यूपी लोकगीत अगर बात करते हैं तो बिरहा कजरी रशिया यूपी के लोकगीत हैं, जबकि ढोला मारू राजस्थान का लोकगीत हो जाता है। बिरहा पूर्वांचल की आपका अगर बात करते हैं, पूर्वांचल का प्रसिद्ध लोक गायन परंपरा है जिसमें गायक द्वारा भोजपुरी भाषा में स्थानीय क्षेत्र में घटी किसी घटना का वृत्तांत किया जाता है। बिरहा, ठीक है। बिरहा में क्या होता है? पूर्वांचल क्षेत्र में होता है। कोई आपका जो अभी हाल ही में कोई घटना स्थानीय क्षेत्र में घटी घटना है तो वृत्तांत गीत गाया गया है जाता है, ठीक है। जैसे नहीं जैसे वो यार क्या है, एक बोरी में काट के नाले में बहा दिया था, ठीक है। तो वो उस टाइम यार चला था, याद नहीं है मैं, ठीक है। रसिया जो है वो ब्रज क्षेत्र ब्रजभूमि की प्रसिद्ध लोक गायन परंपरा है, जबकि कजरी सावन के महीने में गाया जाने वाला पूर्वांचल का मधुर लोकगीत है। मुख्यतः महिलाओं द्वारा किया जाता है, ठीक है। कजरी कहाँ पर होता है? पूर्वांचल में होता है, सावन के महीने में होता है। ढोला 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 आगरा, ढोला आजा जल्दी, ढोला आगरा और मेरठ के क्षेत्र का लोकप्रिय है। कजरी का उद्गम मिर्जापुर वाराणसी से माना जाता है। भोजपुरी के अतिरिक्त अवधी में भी गाया जाता है। भोजपुरी के अतिरिक्त आपका अवधी में भी कजरी गाया जाता है। कौरवी भाषा भाषा भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है, ठीक है। कौन सी? कौरवी भाषा, ठीक है, कौरवी भाषा तथा रशिया और मल्होर दोनों ही गान ब्रजी तथा कौरवी दोनों की भाषा में गाए जाते हैं, ठीक है। तथ्य की बात कर लेते हैं। आल्हा बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रसिद्ध वीर रस कथा है। इस वीर रस कथा में महोबा के वीर भाइयों आल्हा और उदन की वीरता का वर्णन किया गया है भाई साहब, ठीक है। चलो आगे। अब लोकगीत और संस्थान की बात कर लेते हैं। जैसे आपका स्थान, संस्थान नहीं स्थान, देवा आपका
यार यहाँ पर क्या लिखा था, लोक संगीत, अच्छा। देवा जो है वो आपका बाराबंकी, ठीक है, आल्हा महोबा में होता है, ठीक है। कर्मा सोनभद्र मिर्जापुर में होता है, ठीक है। कजरी मिर्जापुर में होता है। बिरहा आपका मिर्जापुर एवं बनारस में होता है। होली आपका ब्रज क्षेत्र में होता है। आपका नौटंकी हाथरस में होता है। चैती अवध एवं भोजपुरी क्षेत्र में होता है, ठीक है। लठमार होली की बात कर लेते हैं भाई साहब। लठमार होली कहाँ पर, तो इसका संबंध बरसाना से है और लोक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ में इस दिन अपने गांव नंदगांव से राधा जी के गांव बरसाना गए थे। देख रहे हो, ठीक है। ओ भाई साहब, ठीक है। कह रहा है कि बरसाना से है, ठीक है, लठमार होली और आपका ठीक है। और यहाँ पर श्री कृष्ण क्या हुआ था, अपने मित्रों के साथ में इस दिन अपने गांव नंदगांव से राधा जी के गांव बरसाना गए थे, और जहां राधा व उनकी सहेलियों ने लठ से उन्हें भगाने का प्रयास किया था भैया। तब से यह परंपरा आज भी फागुन महीने में होती है। फागुन महीने में कहा जाता है कि मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाई जाती है, ठीक है। वो भैया लफड़ा कर दिए होंगे कुछ, तभी तो। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ये तो लीला कर रहे थे। सब कहते हैं भाई लीला कर रहे, तो हम भी कह रहे हैं लीला कर रहे थे, कोई बात नहीं। हाथरस तथा कानपुर परंपरा। यूपी में हाथरस तथा कानपुर उन दो महत्वपूर्ण स्थानों में से शामिल है जहाँ रंगमंच ने अपनी जड़ें जमाई हैं, विकास किया है। इनमें आपका रामलीला और नौटंकी है, ठीक है। रामलीला और नौटंकी। हाथरसी व कानपुरी नाट्य शैलियों में संवाद एवं गायन के प्रस्तुतिकरण को नौटंकी कहा जाता है। किसमें, हाथरसी और कानपुरी नाट्य शैली में, ठीक है। क्या करना, शैलियों में संवाद एवं गायन करना, प्रस्तुतिकरण करना को ही नौटंकी कहा जाता है। कानपुर में श्री कृष्ण पहलवान एवं हाथरस में पंडित नत्था राम शर्मा की नौटंकी परंपरा प्रसिद्ध है। किसमें, तो कानपुर में श्री कृष्ण पहलवान और हाथरस में पंडित नत्था राम शर्मा की नौटंकी परंपरा प्रसिद्ध हो जाती है, ठीक है। चलो भाई, बनारस घराना। घराना बात कर लेते हैं। बनारस घराना तो रसूलन बाई जो है वो बनारस घराने से, और मोती बाई सिद्धेश्वरी देवी बनारस घराने से संबंधित हैं। कई बार सवाल पूछा गया कि सिद्धेश्वरी देवी किससे संबंधित हैं, ठीक है। मोती बाई किससे, रसूलन बाई, ये सब बनारस घराना। इस घराने के गायक ख्याल के साथ ही ठुमरी, टप्पा, कजरी, चेती तथा भजन, गजल, ध्रुपद, धमार के गायन में पारंगत रहे, ठीक है। अब व्यक्ति और संबंध, जैसे लच्छू महाराज कत्थक से, फयाज खान ध्रुपद से, सिद्धेश्वरी ठुमरी लगाती थी। ऐसे तलत महमूद जो गजल गाते थे। बिरजू महाराज कथक से संबंधित थे। अमजद अली खान सरोद वादक थे, ठीक है। गिरजा देवी की बात करते हैं। गिरजा देवी आपका प्रसिद्ध ठुमरी गायिका थी, जिनका जन्म आपका बनारस में हुआ था। 1929 में हुआ था, और ये संगीत के बनारस घराने से संबंधित थी। कौन, गिरजा देवी, ठीक है, ठुमरी गायिका थी। और 88 वर्ष की अवस्था में कोलकाता में इनका निधन हो गया था। 2017 में भाई साहब हुआ है, ठीक है। इन्हें पद्मश्री 72 में, पद्म भूषण 89 में, पद्म विभूषण 2016 में, संगीत नाटक अकादमी जो 1971 में आदि से सम्मानित किया गया है, ठीक है। ठुमरी की बात करते हैं तो ये आपका भारतीय संगीत की एक गायन शैली है। इसकी उत्पत्ति लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से मानी जाती है। शाबाश, क्या बात है। चलो भाई आगे। नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में लखनऊ ठुमरी की शान और लोकप्रियता अपने उच्चतम स्तर पर थी। ठुमरी की विशेषता थिरकते ताले हैं, ठीक है। हाँ भैया। खमाज, काफी, पीलू, महाराज, तिलंग, भैरवी आदि ठुमरी के राग हैं, ठीक है। हो सकता है ये पूछ लिया आपसे, खमाज, काफी, पीलू, गारा, तिलंग, भैरवी आदि ठुमरी के राग हैं, ठीक है। ठुमरी की रचनाएं बहुत सुगम तथा मधुर एवं आकर्षक होती हैं, ठीक है। हाँ भाई साहब। चलो, व्यक्ति और संबंध बात कर लेते हैं। उस्ताद विलायत खान जो है सितार वादक हो जाते हैं। मास्टर फिदा हुसैन जो है हिंदी रंगमंच से संबंधित हो जाते हैं। सितारा देवी आपका कथक से संबंधित हो जाती हैं। जतीन भट्टाचार्य महाराज की जय हो, सरोद वादक कौन है, सरोद वादक हो जाते हैं, ठीक है।
गायक और गायन शैली, जैसे आपका राजन साजन ध्रुपद टप्पा शैली। राजन और साजन के क्या करते हैं, ध्रुपद और टप्प से मारते हैं, टप्प से, ठीक है। ताज बेगम ये ठुमरी टप्पा, बेगम जो है वो ठुमरी ठुमका लगाती हैं और टप्पा पे, ठीक है। बड़ी मैना जो है ठुमरी गायिका हो जाती हैं, और अंबाची चतुर्वेदी ध्रुपद गायन शैली से संबंधित हो जाती हैं। इमदाद खानी घराना ये क्या है, इटावा को सितार एवं सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना हेतु जाना जाता है, ठीक है, इटावा। इमदाद खान के पिता साहिबजाद खान एक मशहूर सितार वादक थे, ठीक है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। इमदाद खान ने सितार वादन में नींद, घसीट और झाला का विस्तार किया था। इस घराने में अन्य प्रसिद्ध कलाकार जैसे सुजात खान, निशात खान, खान लोग आएंगे इसमें, मुखर्जी खान, ठीक है। तो ये सब कौन है, किसमें, इमदाद खानी घराना, ठीक है। चलो भाई, ओके। थोड़ा बचा है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पर आज के लिए इतना, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्पीड में थोड़ा कराया, यूपीजी के इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हमने, जितनी बताई वो करके जाना है, ठीक है। ओके, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।